हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड एजुकेशन। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। मैंने 3 यूनिट्स को अच्छी तरह से कंप्लीट किया और जो तीसरा यूनिट था आपके सिलेबस में, जी हाँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। मैंने वहां पे 3 यूनिट्स कवर किए, लेकिन जो एक यूनिट था, तीसरा यूनिट काउंसलिंग साइकोलॉजी का, जो गाइडेंस है काउंसलिंग, वो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। और बाय दिस यू विल इंशाल्लाह कवर ऑल द 4 यूनिट्स। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन थे आपके सिलेबस में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह से कवर किए हैं। और हम आपसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 30 और 31 लेक्चर्स आर देयर इन द प्लेलिस्ट। Go through these continuously, regularly. Inshallah, you will have complete mastery over your 6th सेमेस्टर एजुकेशन। फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वहां पे इंशाल्लाह मदद करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जितने ज्यादा कमेंट्स मुझे उस क्वेश्चन के रिलेटेड मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली मैं वो अरेंज करूंगा ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो एंड मोर ओवर जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स भी मेरे पास है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। ऐप पे भी है, अगर आप ऐप से डाउनलोड करना चाहते हो तो यू कैन यूज द ऐप। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, एंड चले बेटा, एजुकेशन का पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दैट। नाउ एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ साइकोलॉजी। ठीक है ना, तो एजुकेशन का कंप्लीट हुआ, अब है टर्न किसकी? साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में बेसिकली हमें 2 पेपर्स पढ़ने हैं। वन इज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, वो साइकोलॉजी है, एंड दूसरा है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, और दूसरे चैप्टर में भी हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, दैट इज साइकोडायनेमिक अप्रोच। ठीक है बेटा, किया ना कंप्लीट? यस। तो टुडे काउंसलिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड और एक टॉपिक कवर करेंगे आज, दैट इज बिहेवियर थेरेपी। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस एनालिसिस की बात करेंगे, साइकोलॉजी में बहुत कम सिलेबस है। हाँ, तो ये 1 या 2 या 3 दिन में यूनिट कवर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस लेंथी था किसका? एजुकेशन का, इसीलिए मतलब इतने सारे लेक्चर्स मुझे अपलोड करने पड़े। कोई नहीं बेटा, यहां पे भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा कम ही लेक्चर्स मुझे लगता है लगेंगे। कोई नहीं, जितने भी लगेंगे तो आपको गर्ज है कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज से सोचा कि भाई हफ्ते में 3 दिन में काउंसलिंग साइकोलॉजी का लूंगा और 3 दिन में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। ऐसा ही ठीक रहेगा। तो इससे क्या होगा, तो दोनों का जल्दी से सिलेबस जो है कवर होगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले माय डियर, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जी हाँ माय डियर, इट इज फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है बिहेवियर थेरेपी। ये जो बिहेवियर थेरेपी, आज पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, होने दो, बट ये वाला जो पोर्शन है वो आज ही हम कंप्लीट करके देंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो भी अवेलेबल है बेटा, ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो, और यहां तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल नोट्स बनाए हैं, जो हम यहां पे पढ़ेंगे वही बिल्कुल आपको यहां पे देखने को मिलेगा आपके नोट्स पे भी। इससे आपकी जो लर्निंग है ना, वो बिल्कुल बहुत कंफर्टेबली होगी। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, साइको एनालिसिस। देखिए भाई, साइको एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, ये बेसिकली अनकॉन्शियस पार्ट में होते हैं। जब तक इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अनकॉन्शियस से रिवील ना करेंगे, तब तक हम किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो था साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मैंने आपको समझाया कि किस तरह हम काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी में। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच ऑफ काउंसलिंग बोलो या साइकोडायनेमिक थेरेपी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो वहां पे भी स्टेप्स में हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो इसी तरह हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी। देखो, फोकस क्या करना है आपको, या तो बिहेवियर अप्रोच ऑफ काउंसलिंग बोले या आप बिहेवियर थेरेपी डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बिहेवियर थेरेपी में आपको सबसे पहले क्या देखना है? देखिए,
बिहेवियर थेरेपी में अगर आपको याद होगा बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अवेलेबल है। एक स्कूल का नाम था साइकोडायनेमिक थेरेपी, दूसरा साइकोडायनेमिक अप्रोच स्कूल, एंड दूसरा है बिहेवियरिस्टिक स्कूल, तीसरा है ह्यूमनिस्टिक स्कूल, कॉग्निटिव स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स हैं। अगर हम बेटा बिहेवियरिस्टिक स्कूल की बात करेंगे, हमेशा याद रखना बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ज्यादा किस पे फोकस देते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। वो ज्यादा लर्निंग पे फोकस करते हैं। जो आप सीखते हो वही आपके बिहेवियर में आ जाता है। They don't consider the internal aspect important. No, they take into the consideration externality. So they are environmentalists. Right, my dear? तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा आपको। साइकोडायनेमिक में इट इज द अनकॉन्शियस इंटरनल, लेकिन ये जो बिहेवियरिस्ट्स है ना, ये माइंड को ज्यादा ट्रीट नहीं करते हैं। ये कहते हैं देयर इज नो माइंड बट देयर इज अ बॉडी। समझ आ गया? तो यहां पे हम बात करेंगे काउंसलिंग किसको यार जरूरत है? काउंसलिंग उस बंदे को जरूरत है जिसको प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहां से आती है? साइकोडायनेमिक में इट इज द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज प्रेजेंट इन योर अनकॉन्शियस एंड दैट इज रिलेटेड विद द पास्ट। जब तक हम उस पास्ट को रिवील नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छी तरह से काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। ये कौन कहता है? ये साइको एनालिसिस कहता है। लेकिन बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं? देखो सिंपल, किसी भी बंदे में अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उसको कहां से मिलती है? वो प्रॉब्लम इसको मिलती है फाल्टी लर्निंग से। इसने गलत सीखा तो इसके अंदर गलत बिहेवियर आएगा। समझ आ गया? देखो वो एनवायरनमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं। किसी बच्चे को आप किसी फ्रेंड के साथ रखो, लेकिन वो फ्रेंड अच्छा नहीं है, उसकी सोहबत में उठेगा बैठेगा खाएगा पिएगा तो उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसने लर्न किया फाल्टी बिहेवियर, और फाल्टी बिहेवियर लर्न करते करते उसके अंदर डिस्ट्रेस आ गया, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई। तो यही बिहेवियरिस्ट का मतलब है। देखो इस लाइन को जो भी मैंने कहा, मैंने 2 लाइन्स में इसको कैच किया है। देखिए, बिहेवियरल थेरेपी postulates that psychological distress arises because of faulty behavior pattern or thought pattern। ठीक है ना बेटा? आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं वो बेसिकली आप सीखते हो एनवायरनमेंट में। आपके जो बिहेवियर फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न, यू लर्न फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न, इट इज बिकॉज ऑफ दीज फॉल्टी बिहेवियर। तो वट एवर यू हैव इनसाइड यू दैट मेक्स यू डिस्ट्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ फॉल्टी लर्निंग। तो सिंपल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ फॉल्टी लर्निंग। तो ये लर्निंग पे ज्यादा जोर देते हैं कौन? बिहेवियरिस्ट्स। तो बिहेवियरल थेरेपी का पोस्टुलेट क्या है? देखो कल जाके ना आपको एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन बिहेवियरल थेरेपी ऑफ काउंसलिंग। सिंपल कहोगे, बिहेवियरल थेरेपी postulates that psychological distress arises because of faulty learning or faulty behavior pattern or thought pattern। तो ये एक लाइन आपने अच्छी तरह से समझी। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम बिहेवियर की बात करेंगे, बिहेवियर में हम पास्ट को रिवील नहीं करते बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द पास्ट। दे बिलीव जो आपके अंदर फॉल्टी बिहेवियर है उसको दूर किया जाए। तो इसको इट हैज नथिंग टू डू विद द पास्ट। लेकिन साइको एनालिसिस क्या कहता है? साइको एनालिसिस आपको पास्ट रिवील करता है। बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे आपका पास्ट रिवील हो सकता है। तो लेकिन बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस पास्ट इज नॉट रिलीव्ड, नो 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 नो, बट ओनली फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड। तो देयर आर सो मेनी लर्निंग थ्योरीज, classical conditioning is there, systematic desensitization is there are so many techniques my dear जिससे हम faulty patterns को करेक्ट कर सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी हमें ये नहीं कहती है कि आप पास्ट को कैसे रिवील करते हो, नो नो नो। तो कल जाके आपको एक एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू विच थेरेपी पास्ट इज नॉट रिलीव्ड, इट इज बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी में हम फाल्टी पैटर्न्स को करेक्ट करते हैं, ना कि पास्ट जो भी आपके साथ गुजरा हुआ है, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उसको कैसे रिलीव करेंगे। ये पोस्टुलेट हमें कौन नहीं बता रहा है? बिहेवियरिस्ट थेरेपी। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। लेकिन अगर हम किसकी बात करेंगे? साइकोडायनेमिक की। साइकोडायनेमिक में बेटा हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे हम पास्ट को रिवील कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, लेकिन अब देखिए, अगर किसी इंसान में अब
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू फॉल्टी बिहेवियर है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए। बिफोर वी ट्रीट द पेशेंट हमें 3 फैक्टर्स को दिमाग में रखना है। तो कल जाके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट इन बिहेवियर थेरेपी। देखो, बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रीटिंग दिस फॉल्टी लर्निंग बिहेवियर, तो आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जब हम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। 1 इज मेंटेनिंग बिहेवियर। मेंटेनिंग बिहेवियर में ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रेस आ रहा है, तो ये मेंटेनिंग फैक्टर है। मेंटेनिंग फैक्टर के बाद आपका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। देखो, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर मीन्स आपने किसी बिहेवियर को नोटिस किया, वो खराब बिहेवियर है, तो दैट इज कॉल्ड मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। ये खराब बिहेवियर, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को स्मोकिंग करते हुए देखा, स्मोकिंग ऑफ ए पर्सन इज मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। अब आप दूसरे दिमाग में सोचोगे इसने स्मोकिंग क्यों किया। ऐसा करते करते आपने इनके पेरेंट से, फ्रेंड से बातचीत की, तो उन्होंने आपको कहा कि जब भी इसका एग्जामिनेशन होता था तो ये स्मोकिंग कर रहा था। तो इसका मतलब है एंजाइटी को रिमूव करने के लिए ये इसने क्या किया, इसने शाबाश क्या किया, स्मोकिंग किया। तो देयर वाज अ सॉलिड रीजन व्हाई द पर्सन हैज अ माल फंक्शनिंग बिहेवियर। तो आपको क्या, बिफोर यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, देखो बेटा कैसे समझेंगे आप, अगर आप बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो, आपको किसी बिहेवियर ट्रीट करना है, आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहले आपको चेक करना है उसका क्या मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो दिस इज कॉल्ड एज मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। उसके बाद आपको इंटरवीन करना है कि भाई इसके बिहेवियर में ये मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्यों आ गया, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द काज। तो काज इज द एंटेसिडेंट, काज इज द एंटेसिडेंट। अब देखिए मेंटेनिंग फैक्टर, इसको आदत कैसे हुई, जब भी इसको एंजाइटी होती थी ये सिगरेट पीने लगता था, तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर ये मेंटेन रहा। तो जब भी इसको किसी किस्म का एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होती तो ये सिगरेट स्मोकिंग करता था। तो बिफोर यू अप्लाई एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड हाउ मेनी थिंग्स, 3 things. 1 is the malfunctioning behavior, antecedent factor, and then is maintaining factor. Once these are identified, जब आप इन 3 चीजों को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो देन देयर यू कैन ऑपरेट एंटेसिडेंट कॉन्सिक्वेंस ऑपरेशन। एंटेसिडेंट काज क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और आप ये स्टार्ट करते हो। तो देखो, बिफोर यू स्टार्ट द मेथड, अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियर थेरेपी का मतलब क्या है, राइट माय डियर। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कितने फैक्टर्स को याद रखना है, 3। 1 इज द मैल फंक्शनिंग बिहेवियर, हो गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में उसका देखोगे काज, और तीसरे स्टेप में आप देखोगे मेंटेनिंग फैक्टर्स, एंड देन आप स्टार्ट करोगे अपना काम, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। आप कहोगे कि एंटेसिडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑपरेशन, क्या मतलब काज जितना ज्यादा होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, आप ये चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। इसके बाद जब आप ये 3 चीजें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तब जाके ना आप किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे। देखिए भाई, अब जो इसका लास्ट पोर्शन है, अभी मैंने 2 पोर्शंस कंप्लीट किए। एक पोर्शन में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि पोस्टुलेट ऑफ बिहेवियर थेरेपी क्या है, दूसरा व्हाट इज द ट्रीटमेंट, राइट, एंड देन व्हाट आर द टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड। टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी या बिहेवियरल एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, वेट, ओके। एक ही टेक्निक हम यूज नहीं करते हैं बिहेवियर थेरेपी में, बट देयर इज अ रेंज ऑफ टेक्निक्स दैट आर टू बी यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। देखिए, जब अभी मैंने कहा कि जब ये फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करते हो, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है,
ठीक है, इसका मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर क्या है, तब ट्रीटमेंट करने के लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। हमारे पास ऐसे कौन से ऐसे टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं? देखो ये 4 टेक्निक्स मैंने यहां पे बताए, हालांकि बहुत सारे टेक्निक्स हैं लेकिन आपके सिलेबस के रिलेटेड मैंने इन 4 को यहां पे रखा है। 1 इज द रेनफोर्समेंट, बहुत ही बढ़िया। अनदर इज टोकन इकोनॉमी, देन इज सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देन इज मॉडलिंग। देखिए भाई, रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल, आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है, अब आप बहुत परेशान हो कि भाई इसको मैं कैसे ट्रीट करूं। आप इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो कि भाई आज से इतना तू मेरा फ्रेंड नहीं है, तो मैं आपको अवॉइड कर रहा हूं। तो अवॉइड करने को कहते हैं बेटा नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आपने नेगेटिव किया। या आप ये कह सकते हो उसको कि भाई अगर आप मेरा सच्चा दोस्त हो ना, तो मैं आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट करूंगा कि आप ये आदत छोड़ दो यार प्लीज। आपने कुछ प्रेजेंट किया तो वो लालच में आ गया, कुछ प्रेजेंट उसने लिया तो उसने आदत छोड़ दी। ये भी हो सकता है। समझ आ गए बेटा? मेरी बात को समझो बेटा। या तो दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हो, जब भी वो सिगरेट पिएगा ना, उसके साथ आप कुछ ऐसा करो जो जिसको लगे कि भाई मैं जब भी सिगरेट पी रहा हूं मुझे कोई शौक दे रहा है। कोई ऐसी तरकीब ढूंढो, ऐसी ऐसी प्रोसीजर ढूंढो जिससे उसको लगना चाहे कि भाई सिगरेट पीने से मेरी बॉडी में कुछ अजीब गरीब हालत होती है। देखिए भाई, रीइंफोर्समेंट का मतलब यहां पे क्या है? रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि इट मे बी एनी इवेंट, इट मे बी एनी सिचुएशन, द प्रेजेंटेशन ऑफ विच इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ बिहेवियर। आप कहते हो कि मेरे फ्रेंड की जो आदत है ना सिगरेट की, वो छूटनी चाहिए। आप इसको कुछ लालच दो, बेटा ये आप मत करो, मैं आपको इस एक कुछ ऐसा अच्छा चीज दे सकता हूं। तो वो चीज ऐसा होना चाहिए कि वो सिगरेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो आपकी जो चीज आपको देना चाहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना बेटा? तो कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीना है तो उसको आदत छोड़नी है, उसको कोई ऐसा चीज दो जिससे वो सिगरेट को इजीली रिप्लेस कर सके। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने देखा ना कि डॉग को फूड को रिप्लेस किया था बेल से। इसी तरह अपने दोस्त को आप ऐसा प्रोसीजर बताओ, ऐसा कोई ऐसी टेक्निक दो जिससे वो इजीली इसको रिप्लेस कर सकता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब यहां पे क्या है? ये स्ट्रॉन्ग टूल है जो या तो हम प्रेजेंट करेंगे या तो हम विड्रॉ करेंगे। दोनों सिचुएशंस में इंसान का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो सकता है। या तो फ्रेंड आपका इतना ज्यादा करीब है वो आपके बिना नहीं रह सकता है, आप इसको सिंपली रेनफोर्समेंट दो कि भाई अगर आपने सिगरेट पी तो आज आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप इसको अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो। इसका मतलब है आपने इसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया, आप इसको विड्रा कर रहे हो। इसको लगना चाहे कि भाई ये मुझे विड्रा कर रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, तो ये स्मोकिंग छोड़ सकता है और आपकी फ्रेंडशिप नहीं छोड़ सकता है। समझ आ रहा ना बेटा? तो दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। या मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि सिगरेट में कोई ऐसी चीज डालो बिफोर, या रोज आप सिगरेट दो इसको, लेकिन सिगरेट में कुछ ऐसा डालो तो जो ही वो पिएगा तो उसके अंदर अजीब गरीब हालत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं एवर्सिव टाइप। समझ ना? शॉक थेरेपी लगना चाहिए उसको। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे हम ये जो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है वो उसकी आदत खत्म हो सके। तो रीइंफोर्समेंट इज वन कॉन्सेप्ट। इसी तरह बेटा टोकन इकोनॉमी हम एज ए टोकन देते हैं कुछ भी यार। रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट का ही बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहोगे अगर आप दिन में 15 सिगरेट पीते हो, आप अपने फ्रेंड को कहोगे अगर आज आपने खाली 10 सिगरेट पिए तो हम आपको एक चीज दे रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा कि 15 सिगरेट तो पी रहा है लेकिन अब उसने खाली 10 सिगरेट पी। क्यों? क्योंकि उसको लालच थी कि मुझे कोई टोकन ऑफ लाभ मिलने वाला है। इसी तरह आप आदत डालो। अगर आज आपने खाली 5 सिगरेट पिए तो मैं आज आपको कोई ऐसा बड़ा इनाम देने वाला हूं। तो वो इस इनाम की लालच में क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस करेगा। ऐसा करते करते उसकी आदत, आई होप बेटा ये भी इफेक्ट हो, ये भी कुछ हद तक ये भी इफेक्ट रह सकता है टोकन इकोनॉमी। नंबर नेक्स्ट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, हम एट ए टाइम इसकी आदत तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको नफरत करेंगे उस चीज से जिसको इसकी लत लगी हुई है। देखिए एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट ने
अपने बच्चे पे। जो ही बच्चे को कमरे में रखा गया, खरगोश उसके कमरे में रखा गया, जो ही खरगोश को उसने टच किया तो बड़ा साउंड बजाई गई। तो उसको डर रहा कि जब भी मैं खरगोश को टच कर रहा हूं तो एक बड़ी साउंड मुझे सुनाई दे रही है, तो वो डर जाता था। अब जो ही वो किसी भी फरी चीज को देखता है ना, वो जो फर से हुआ, तो वो डरता था कि भाई अगर मैंने इसको टच किया तो वहां से आवाज आएगी, तो उसको डर है। अब जो वैटसन है उसने कहा कि भाई इसकी आदत कैसे छूट जाएगी, भाई ये जब ये किसी भी फर्री चीज को देखता है वो डर जाता है, अब ये डर इसको है ना, ये कैसे भगाया जाए। तो उसने वैसे ही सिचुएशन को क्रिएट किया कि कमरे में उस बच्चे को रखा, फिर से खरगोश को लाया गया, तो जो ही नजदीक आया कोई साउंड नहीं बजाई गई, और जो ही और ज्यादा करीब लाया गया तो कोई साउंड नहीं थी वहां पे। जब उसने स्टार्ट खेलना किया तो कोई साउंड नहीं थी। ऐसा करते 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 उसका जो डर था ना खरगोश को लेकर, फरी चीजों को लेकर, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। तो इसी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज, अगर वो आपका माल फंक्शनिंग बिहेवियर, जो आपका फॉल्टी लर्निंग आपके अंदर है, वो हम भगाएंगे, लेकिन एट ए टाइम नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैनर में उस चीज को हम कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। और ये जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो जोसेफ वॉलप ने दिया था। जोसेफ वॉलप का कॉन्सेप्ट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। एंड अनदर इज बेटा मॉडलिंग। मॉडलिंग में ये इसको कहते हैं सोशल लर्निंग। देखो ये भी एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। सपोज आई एम ए टीचर, आई एम ए रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं अच्छा टीचर हूं, अगर मैं वाकई रोल मॉडल हूं, बहुत सारे बच्चे मेरा बिहेवियर देखते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही बने। अगर वाकई हम आपके रोल मॉडल हैं, तो रोल मॉडल जो भी बात करेगा ना अपने बच्चों को, तो वो मानते हैं। मैं कहूंगा कि मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पीनी है और ना ही मैं पीऊंगा, मुझे सिगरेट पीने से नफरत है। आप चूंकि मुझे कॉपी करते हो, मेरा आप बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो, जो ही वर्ड आप सुनोगे कि भाई शायद सर इज नॉट लाइकिंग दिस, तो आज से मैं इरादा करता हूं कि मैं भी ये सारी चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मॉडल जो है, रोल मॉडल है, वो मेरा शायद सर है। तो रोल मॉडलिंग में, सोशल लर्निंग में, विकेरियस लर्निंग में हम किसी ऐसे इंसान को मतलब मॉडल बनाते हैं जो आप चाहते हो कि उसका बिहेवियर मेरे अंदर आना चाहिए, तो आप बिल्कुल वैसा ही करोगे जो आपका मॉडल आपसे कहेगा। तो ये भी एक अच्छा खासा टेक्निक है जिसे हम फॉल्टी बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियर थेरेपी। आई होप बेटा यू हैव वेरी मच एंजॉयड द लेक्चर और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली माय डियर, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड माय डियर, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड प्लस इसके रिलेटेड नोट्स अवेलेबल है बेटा, ऐप पे भी है, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.